जय हिंद एवरीवन। भारत माता की जय। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है नागेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडू सर। सर्च करिए, बहुत सारे आपको क्विज़ेस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत सारे कंपटीशन रिलेटेड, सारे कंपटीशन या आपके स्कूल से रिलेटेड जो भी आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडू सर को भी देख सकते हैं। और आज हम आपके सामने हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे। इसको लाइन बाय लाइन हम लोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो जैसा कि मेरा तरीका रहा है, एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा और लाइन बाय लाइन मेरे वीडियोस को देख लीजिए और एनसीईआरटी एक राउंड पढ़ लीजिए। आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना सिंपल और सहज तरीके से हम दोनों एक दूसरे को समझाते हुए पढ़ सकते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। मुझे ज़रूरत नहीं है दुनिया भर का VFX या डिजिटल बोर्ड वगैरह लगाने के लिए। मुझे आपको समझाने के लिए मुझे बस सिंपल सा है कि मैं कैसे, है ना, आपको समझा सकता हूँ अपनी भाषा में और आप समझ सकते हैं। आप समझदार हैं इसीलिए इस चीज़ को देख रहे हैं। चलिए, मुझे मेरे चैनल को एक लाइन तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। पैसे के लिए तो कुछ नहीं है, सब समाज सेवा ही के लिए है ना। तो चलिए देखते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पूरा तभी होता है जब आप समझ लेते हो चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर है, देखते हैं, शुरू करते हैं। किताब आई होप सब लोगों ने सामने रखा होगा। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स, देखो हमारे यहाँ जो ना सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, 3 आधार जो बताए गए हैं, इन आधारों पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। सबसे पहला जेंडर है ना, दूसरा है रिलीजन के आधार पर और तीसरा कास्ट के आधार पर। इन 3 आधारों पर ज़बरदस्त डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स, है ना। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या है? देखो, एक पोस्टर से शुरुआत की गई है जिसमें दिखाया गया बंगाल अफर्मिंग, ए पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ। एक महिला के तस्वीर दिखाई गई है ना। चलिए, लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीज़न। सब शुरुआत करते हैं, जेंडर डिवीज़न क्या होता है। ठीक है, दिस इज़ फॉर्म ऑफ हायरार्कियल एंड सोशल डिवीज़न सीन एवरीवन बट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। देखो, ये हायरार्कियल सोशल डिवीज़न है, यानी हमारे यहाँ जो बना हुआ है ना कि पापा काम करेंगे, पापा हैं, मम्मी हैं, है ना, दादा हैं, दादी हैं। तो ये हमारे यहाँ एक जो बना हुआ है हायरार्की, कौन ऊपर होगा, कौन उसके नीचे होगा, कौन उसके नीचे होगा, उस आधार पर समाज में डिवीज़न किया गया है, जिसको कि हम लोग हर जगह देखते हैं। और पॉलिटिक्स में इसको हम लोग शायद ही जब पॉलिटिक्स की पढ़ाई करते हैं, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके बारे में महिलाओं के विषय में हम लोग शायद ही उनके कंडीशन को हम लोग ध्यान में देते हैं। द जेंडर डिवीज़न टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। अगर हम जेंडर डिवीज़न को समझें तो ये नेचुरल है, यानी प्राकृतिक तौर पर है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। जेंडर डिवीज़न को ध्यान रखना, जेंडर डिवीज़न इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाउ इट इज़, हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। ये बायोलॉजिकली आधार पर नहीं है, ध्यान रखना। ये जो नेचुरल अनचेंजेबल है ये बायोलॉजिकली आधार पर नहीं है, ये सोशल एक्सपेक्टेशन, समाज में जो उम्मीद किया जाता है महिलाओं से कि आप थोड़ा दब के रहो, और स्टीरियोटाइपिक यानी थोड़ा सा कट्टरवादी सोच है, पुरानी सोच है, उसको लेकर के ये अभी भी समाज इसको चलता है लेकर के, है ना। जेंडर डिवीज़न तो माना जाता है कि ये प्राकृतिक तौर पर है, तो ये सब बदला नहीं जा सकता, ये सोच है। चलो, पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न क्या है? बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। देखो, लड़के लड़कियों में अंतर जो है, जब उन्हें बड़े किया जाता है उसमें माना जाता है कि महिलाओं की जिम्मेदारी घरों को संभालना और बच्चे पैदा करना, उनको परवरिश करना है।
ये दिखाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादातर फैमिलीज़ में, है ना, जिसमें महिलाएं जो हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो घरों के अंदर काम करेंगी, जैसे कुकिंग करेंगी, क्लीनिंग करेंगी, वॉशिंग करेंगी, क्लोथ्स देखेंगी, वॉशिंग क्लोथ्स करेंगी, टेलरिंग करेंगी, सिलाई वगैरह का, बच्चों का ध्यान देंगी इत्यादि। अच्छा, इसके अलावा जो मेंस है उनके लिए है कि वो घरों के बाहर जाके काम करेंगे, है ना। ये इट इज़ नॉट दैट मेन कैनॉट डू हाउस वर्क, ये ऐसा नहीं कि जो पुरुष हैं, जो मेंस हैं, वो बाहर जाके काम करें और वो घरों का काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दिस सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वुमेन टू अटेंड दिस थिंग। मेंस को ये लगता है कि ये महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए ये काम ज़रूरी है, वो महिलाएं ही कर पाएंगी, ये हमारे लिए हमारे कप ऑफ टी नहीं है। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर मेन आर रेडी टू टेक अप दिस वर्क। लेकिन यही काम जिसको कि वो सोचता है कि महिला करेगी, उसके लिए अगर उसमें पेमेंट जोड़ दिया जाए तो वो खुशी खुशी करने को तैयार हो जाता है। जैसे अगर देखो कुकिंग है तो कुकिंग में अगर पैसा जोड़ दीजिए तो देखिए बड़े बड़े शेफ्स जितने हैं सब मेल है ना। टेलरिंग है, जितने भी पैसा जोड़ दो देखो मेल है, टेलर्स, है ना। तो ये कहना कि सिर्फ मेंस ही करेंगे तो पैसा उसमें नहीं है तो महिलाओं को पकड़ा दो, तो ये अभी भी एक स्टीरियोटाइपिक सोच है। मोस्ट टेलर्स और कुक जो है होटल्स में मेंस देखेंगे। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। ये ऐसा इसी तरह से ऐसा भी नहीं कि महिलाएं बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, है ना। विलेजेस जो हैं, विलेजेस में आप देखो जो महिलाएं हैं वो पानी लेने के लिए, है ना, पानी फेच करती हैं, वेल से, कुआं से पानी खींचती हैं, कलेक्ट करती हैं, फ्यूल मतलब लकड़ी वगैरह चुनने के लिए चाहती हैं ताकि जिससे कि खाना बन सके, है ना। बड़े बड़े फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करती हैं। इन अर्बन एरियाज़ पुअर मेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम। अब शहरों में देखोगे जो गरीब घर की महिलाएं हैं वो नौकरानी की तरह नौकरानी के तौर पर काम करती हैं, हाउसमेड की तरह काम करती हैं मिडिल क्लासेस में। वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिस, जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं वो ऑफिस में काम करती हैं। इनफैक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैं वो सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क डोमेस्टिक लेबर में ही काम करती हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, यानी डोमेस्टिक लेबर के तौर पर ही वो काम करती हैं ज़्यादातर महिलाएं। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड, डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। मतलब वो महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं घरों में काम तो करती हैं लेकिन उनके कामों को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता, मान्यता नहीं मिलता, नहीं उतना सम्मान मिलता है। चलो, द रिज़ल्ट of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially in politics, is minimal in most society. अब देखो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है कि घरों में महिलाएं काम करेंगी, बाहर जाके मेल काम करेंगे, ये बड़ा गड़बड़ है। महिलाएं जो कि टोटल ह्यूमैनिटी का आधा हैं, यानी आधे महिला आधा पुरुष हैं पूरी दुनिया में, लेकिन उनका जो पब्लिक लाइफ है ना, स्पेशली पॉलिटिक्स में, राजनीति में, वो इतना कम है सारे समाजों में। यहाँ पे चले जाओ, भारत में, अमेरिका में, रशिया में, कहीं भी जाओगे वहाँ पे महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होगा, है ना, या पब्लिक लाइफ में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अर्लियर ओनली मेन वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर। पहले तो सिर्फ और सिर्फ मेंस को ही ये अधिकार था कि पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, है ना, मतलब क्या हो रहा है बाहर उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस पार्टिसिपेट कर सकते थे, वोटिंग कर सकते थे या कॉन्टेस्ट कर सकते थे, पब्लिक ऑफिसेज में नौकरी पा सकते थे। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट। अब धीरे धीरे जेंडर इशू राइज़ किया जाने लगा पॉलिटिक्स की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में। महिलाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं ने ऑर्गेनाइज होना शुरू हुई, ग्रुप अप हुई, उन्होंने आंदोलन किए कि हमें भी बराबरी का अधिकार, इक्वल राइट्स मिले। देयर वेयर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज़ फॉर एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। कई दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहाँ पे विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हुए जिससे कि महिलाओं के जो वोट करने के अधिकार हैं उन्हें
महिलाओं को दिया जाए, महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दिया जाए, है ना। These agitations demanding enhancing the political and legal status of women and improve, ये एजिटेशन क्या डिमांड करती थी, ताकि इन्हेंस यानी पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस जो है वुमेन का उसे इन्हांस किया, उसे सही किया जा सके, यानी पॉलिटिकली भी वुमेन एम्पावर हो, एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़ी हो, ऐसे वोटिंग कर सके, है ना। और उनका जो लीगल स्टेटस है कि बगैर फादर का, बगैर हस्बैंड का नहीं, वो उनका खुद का भी एक अपना स्टेटस होगा, पहचान होगा, वो भी। एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक कि अपना जो एजुकेशन है, शिक्षा है और अपने नौकरी से जुड़े हुए मौके हैं उसमें भी सुधार ला सके, ऐसा डिमांड इन लोगों ने करना शुरू किया। मोर रेडिकल वुमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, बहुत ज़्यादा कट्टरवादी महिला ऐसी भी रही हैं, रेडिकल वुमेंस ऐसी भी रही हैं, ऐसे भी मूवमेंट हुए हैं, वुमेन मूवमेंट हुए हैं, रेडिकल मूवमेंट, जो आपको समानता का अधिकार किसमें, पारिवारिक जीवन में भी, फैमिली लाइफ है, पर्सनल एंड फैमिली, यानी व्यक्तिगत पर्सनल, है ना, समानता किसमें, पर्सनल भी और पारिवारिक तौर पर भी, उसमें भी समानता का अधिकार मिले। जैसे फैमिली लाइफ में इक्वालिटी, जैसे पिता के प्रॉपर्टी पे महिला का भी अधिकार हो, पर्सनल ऐसा कि मेरा और दूसरा कोई अगर सेम जॉब कर रहे हैं तो सेम पेमेंट का अधिकार हो, है ना। तो ऐसे भी वुमेन मूवमेंट, महिलाओं से संबंधित आंदोलन चले हैं जो पर्सनल या फैमिली लाइफ, है ना, किसी भी महिला का, उसमें इक्वालिटी को, समानता का अधिकार लाने की बात होती थी। दिस मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसे ही हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं, है ना, फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life, महिलाओं का समाज में क्या, सामाजिक जीवन में क्या भूमिका होगा, इस सवाल को और सही किया जा सकता था, सही किया गया जब उनका राजनैतिक तौर पर उनकी बातों को रखा गया, ठीक है, और उनको राजनैतिक तौर पर जब इकट्ठा किया गया, ठीक, कि भाई ये जो जेंडर डिवीज़न किया गया है ना, जेंडर डिवीज़न जो है कि भाई महिला को घर में काम करना पड़ेगा, पुरुष को बाहर काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को जब राजनीतिक तौर पे उनको सशक्तिकरण किया गया तो जा कर के उनकी स्थिति में सुधार आया, ठीक है ना, कि अपनी बातों को वो इन हाउस जा कर के लेजिस्लेचर में रख सकते हैं, महिलाओं से संबंधित कानून, उनके बेनिफिट के लिए कानून बनाया जा सकता था, है ना। तो पॉलिटिकल बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इन्हांस करने के लिए, उनकी स्थिति को इन्हांस करने के लिए पॉलिटिकल एक्सप्रेशन यानी उनके भाव को देखना, और मोबिलाइजेशन यानी उनको इकट्ठा करना, जिससे कि महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार की जा सके। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग, देखो अब इस तरह से धीरे धीरे इन्हीं प्रयासों की वजह से हम महिलाएं साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर्स हैं, मैनेजर हैं, है ना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। अर्लियर इन्हें उस तरह का सूटेबल नहीं माना जाता था ये पोस्ट महिलाओं के लिए, लेकिन अब ये है इस तरह, अब महिलाएं भी अब अलग अलग पोस्ट को होल्ड कर रही हैं। कुछ ऐसे भी जगह हैं पूरी दुनिया भर में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या है, कौन, स्कैंडिनेविया ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जिसमें स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है, जहाँ पर वुमेंस का पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बढ़ी जाता है। देख रहे हैं उनके समाज में वुमेंस का को इतना ज़्यादा उन लोगों ने सम्मान दिया है, उन पढ़ाया लिखाया है हर चीज़ से तरह से, कि पब्लिक लाइफ में पब्लिक ऑफिशियल्स कहिए या डिसीज़न मेकिंग कहिए, लेजिस्लेचर में कहिए, वुमेंस का रोल अच्छा खासा है। इन अदर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। अभी भी बहुत सारे ऐसे भी कंट्री जहाँ पे महिला बहुत बहुत पीछे हैं पुरुषों के मुकाबले, हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद सुधार करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी पीछे चल रहे हैं। आवर्स इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारा तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है,
यानी पितृसत्तात्मक समाज है ना। वुमेन फेस एट डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। महिलाएं हमारे यहाँ अभी भी लॉस में ही रहती हैं, भेदभाव होता है और बहुत तरह से अत्याचार अभी भी उनके यहाँ होता है। देखो पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है ना, ये हमारे यहाँ रहा लेकिन हमेशा से नहीं था। हमारे यहाँ मातृत्व सत्तात्मक भी रहा। पैट्रियार्कल यानी क्या, फादर और उसका ब्लड लाइन, है ना। आपके नाम के आगे फादर का नाम लगता है या उनका टाइटल लगता है। मातृत्व समाज भी रहा है भारत में। ये तो बाद में इन्वेडर्स आए हैं तो फादर ओरिएंटेड फिर इसको बना दिया गया। चलो लिटरेसी रेट देखें, वुमेंस में 54% है, जबकि 76% है मेंस के मुकाबले। ये 2001 का ही सपोज़ ये सेंसस है, उसके अनुसार है। ध्यान रखिएगा, जिसके भी एनसीईआरटी में जिस भी ईयर का सेंसस होगा उस अनुसार डेटा वहाँ लिखा होगा, उसको ही वो लिखेंगे आंसर शीट में, ठीक है ना। सिमिलरली ए स्मॉलर देखो ये एक है, ये टाइम यूज सर्वे किया गया है 6 स्टेट्स ऑफ द कंट्री में, जहाँ पे देखो मेन और वुमेन के एक्टिविटीज़ को ये किया गया है। इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा आगे चलते हैं, इस बॉक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सिमिलरली ए स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, देखो स्मॉलर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज़, बहुत कम संख्या में जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं हायर स्टडीज़ के लिए जाती हैं, नहीं तो फिर ड्रॉप आउट ले लेती हैं। व्हेन वी लुक एट द स्कूल रिजल्ट, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education rather than spending equally on their sons and daughter। अब देखो स्कूल के रिजल्ट पे देखो गर्ल्स का परफॉर्मेंस, गर्ल्स का और बॉयज़ का परफॉर्मेंस देखोगे, कई जगहों पे गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत 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 अच्छा रहता है, लेकिन तो भी गर्ल्स को मजबूरी में ड्रॉप आउट लेना पड़ता है गरीब घर में। क्योंकि आप देखिए तो अभी भी ये समाज में एक बना हुआ है, अब लेकिन बहुत हद तक सुधार हो रहा है, लेकिन इस एनसीईआरटी के अनुसार अगर चलें तो एक अभी माइंडसेट कई जगहों पे ये बना हुआ है कि बॉयज़ पर ज़्यादा पैसा खर्च करो जिससे कि वो कल को काम करें और घर के लिए पैसे लेकर के आएँ, ठीक है, और लड़कियों को फिर ड्रॉप आउट कर दो क्योंकि फिर उनको तो कहीं ना कहीं शादी करा देना है, तो कहीं ना कहीं इक्वल स्पेंड नहीं होता है। अच्छा, नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day, yet more of her work is not paid। अब देखिए बहुत कम ही ऐसा प्रपोर्शन है महिलाओं का जो हाईली पेड और वैल्यूड जॉब में है, बहुत कम संख्या है। और अगर आप ये एवरेज निकालेंगे तो इंडियन वुमेन 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं इंडियन मेंस के मुकाबले में, लेकिन तो भी उनके जो वर्क है उनको कहीं ना कहीं अंडर वैल्यू किया जाता है, उनको उतना पैसा नहीं मिलता है। इक्वल वेज एक्ट प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स, वुमेन आर पेड लेस दैन मेन इवन बोल। अब देखो भारत सरकार ने समानता लाने के लिए इक्वल वेजेस एक्ट तो बना दिया है, ठीक है ना, जिसके तहत सिमिलर जॉब के लिए सिमिलर पेमेंट, मेन और वुमेन कोई भी काम करे लेकिन सिमिलर जॉब के लिए सिमिलर पेमेंट होगा, सिनेमा से लेकर स्पोर्ट तक हर फील्ड में। लेकिन कारण है क्या कि देखिएगा वो सिर्फ किताबों तक में रह गया। आप हर जगह में देखिए, फैक्ट्री है, फील्ड है ना, आपको स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, महिलाओं का और मेंस का और वुमेंस का देखिएगा जो पेमेंट होता है वो उसमें बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है, जबकि सिमिलर जॉब कर रहे हैं लेकिन सिमिलर पेमेंट नहीं मिल रहा है। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। सच सेक्स selective abortion led to a decline in child sex ratio, number of the child per 1000 boys in the, है ना। भारत में अभी भी बहुत माइंडसेट ऐसा भी है कि लड़कों की चाहत में जो लड़कियां गर्भ में हैं वोम्ब में उन्हें मार दिया जाता है। तो ये जो इससे क्या होता है कि सेक्स रेशियो गड़बड़ाता है, पहला चीज़।
और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, वो गर्ल इन्फेंट मोर्टेलिटी है, वो अभी भी मौजूद है भारत में। ये माइंड सेट है कि अभी क्या है कि क्या बोला जाता है, देखो जो सेक्स रेशियो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉयज़, तो उस पर कितनी मारी जा रही हैं, 1000 लड़कों पर कितने लड़कियां हैं, और लड़कों की चाहत ज़्यादा है तो लड़के ही पैदा कर रहे हैं, सब कोशिश में है, लड़कियां नहीं, जबकि इससे क्या होगा, अनइक्वल होगा आपका पॉपुलेशन, है ना। अच्छा, अब ये तो सेंसस चूँकि पुराना है, ये सेंसस चूँकि पुराना है, ठीक है। इन द कंट्री टू मेयरली 927, यानी अगर आप देखें ये 2001 का में भी ये सेंसस का रिपोर्ट है, तो प्रति 1000 पर 927 गर्ल्स हैं। अब समझ लीजिए, एज द मैप शोज दिस रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 और 800 इन सम प्लेसेस। कई जगहों पे तो 1000 लड़कों पर मात्र 850 और कुछ जगहों पे तो 800 तक हो गया। देखिए ये रहा वो मैप, है ना। और ये मैप में आप देखिएगा आपके NCR 2001 है, देखो ये रहा 2001, तो उसके सेंसस के अनुसार अब कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर 800, 849 या बिलो 800 भी, तो ये बहुत गड़बड़ स्थिति है। चलो, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हरासमेंट। कई ऐसे भी रिपोर्ट रहे हैं जिसमें हरासमेंट किया गया, महिलाओं को एक्सप्लॉयट किया गया, अत्याचार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई महिलाओं के साथ। अर्बन एरियाज हैव बिकेम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। महिलाओं के साथ अर्बन एरिया, शहरों में तो और भी ज़्यादा जाती है ना, अनसेफ है महिलाएं आपको शहरों में। आप क्यों हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। चलो, दे आर नॉट इवन सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग। महिलाओं को पीटा जाता है, उन्हें मेंटली ब्रूटली उनको हरास किया जाता है, किसी न किसी रूप में डोमेस्टिक वायलेंस उनको कुछ बोल दिया जाता है। तो अभी भी इक्वलिटी के लिए बड़ा चुनौतियों से गुजर रही है। वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऑल दिस इज़ वेल नोन, हम लोगों को ये सब पता है। येट इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेंस वेल बीइंग और अदरवाइज और नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। This has led many feminists and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention। ये सब हम लोग को पता है कि ऐसा चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया गया है। इस वजह से जो कई फेमिनिस्ट हैं और कई ऐसे नारीवादी आंदोलन हैं जो इस कंक्लूजन पे उतरते हैं, है ना, जो महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं फेमिनिस्ट, ये इस कंक्लूजन पे उतरे हैं कि जब तक महिलाएं पावर को कंट्रोल नहीं करेगी तब तक से उनकी समस्याओं की तरफ प्रॉपर अटेंशन नहीं जाएगा। और वन वे टू इंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए ज़रूरी यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका चुन करके पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जाना ज़रूरी है। In India, the proportion of women in legislature has been very low. For example, the percentage of elected women member of Lok Sabha has never reached even 10% of its total strength. अगर आप देखें तो महिलाओं का लेजिस्लेचर, भारत के लेजिस्लेचर में कभी भी मतलब बहुत हाई नहीं रहा है पार्टिसिपेशन। इवन लोकसभा में कभी 10% भी पार नहीं हुआ है ना। स्टेट असेंबली में ये कभी 10%, 5% से ज़्यादा नहीं रही हैं। लोकसभा में तो 10% से कभी ज़्यादा नहीं रही हैं। स्टेट असेंबली में कभी 5% से ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन नहीं रहा है स्टेट असेंबली, राज्यों के विधानसभा में। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड। सी द ग्राफ बिलो, इंडिया इज़ बिहाइंड द देखिएगा इंडिया का पोजीशन देखिए, वर्ल्ड एवरेज, मतलब हम लोग अभी इंडिया सबसे बॉटम में ही हैं, ऑलमोस्ट बॉटम में है, जहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेंस इन पॉलिटिक्स या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे बहुत ज़्यादा। देखो वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा नॉर्डिक कंट्री, स्कैंडिनेविया, फिर अमेरिका, फिर यूरोप, फिर सब सहारन अफ्रीका, वो तक आगे हैं। एशिया में भी कई कंट्रीज़ हैं जो आगे हैं, पैसिफिक में भी। लेकिन हम जब इंडिया की बात करें तो हमारा 8.3, 8.2 बस अरब एमिरेट स्टेट्स हैं। तो हम लोग अभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर महिलाओं को नहीं भेज पा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। एवरेजेस ऑफ सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, यानी अभी देखो ना, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से भी हम लोग
जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भी हम लोग पीछे हैं। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लीगली लार्जली और मेल, इवन व्हेन ए वुमेन बिकेम ए चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी देखो या कभी की भी सरकारों में देखो, कैबिनेट मिनिस्टर जितने होते हैं वो सारे लगभग मेल ही होते हैं। अगर महिला सीएम दिखाई भी देती है या महिला पीएम दिखाई भी देती है तो भी महिलाओं का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा गया है इंडिया में। One way to solve this problem is make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। एक तरीका हो सकता है कि समस्या को सुलझाने के लिए कि हम लीगली बाइंडिंग कर दें, कानूनी तौर पर इसे बाध्यता कर दें कि वुमेन का प्रपोर्शन इलेक्टेड बॉडीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। आप लोगों ने पढ़ा था पंचायती राज वाला फेडरलिज्म में, मैंने बताया था कि 1/3 सीट जो है रिजर्व किया गया था आपको महिलाओं के लिए। तो ये हमने देखा था 1/3 सीट को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में, पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ में आपको वुमेंस के लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया था, मतलब रिजर्व कर दिया गया था। और 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव 36 लाख में से रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में आज चुन करके आती हैं। तो इस तरह से इंश्योर किया जाता है इनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अभी लोकल बॉडीज़ में। लेकिन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग ए सिमिलर, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है या एक्टिविस्ट हैं, वुमेन्स के अधिकारों के लिए बात करने वाली एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि इसी तरह का रिजर्वेशन एटलीस्ट 1/3 लोकसभा की सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाए और स्टेट असेंबली में भी, स्टेट असेंबली और लोकसभा में भी 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी जाए महिलाओं के लिए। A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade, but there is no conscience over this among all the political party. The bill has not been passed. ये बिल बहुत लंबे समय से पार्लियामेंट में रखा हुआ है, एक दशक से भी ज़्यादा, डेकेड से भी ज़्यादा, लेकिन कोई आम सहमति नहीं बन रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और ये बिल तो पास नहीं हो पा रहा है। जैसे कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाए महिलाओं के लिए। जेंडर डिवीज़न इज़ एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीज़न एक उदाहरण है कि इस तरह के जो समाज में विभाजन है ये पॉलिटिक्स में ज़रूर से इसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। दिस ऑल्सो शोज़ दैट डिसएडवांटेज ग्रुप्स to do benefit when social division became a political issue. This also, इसको एक बार फिर से समझते हैं, this also shows, ये यह भी दिखाता है that disadvantaged groups, जो ग्रुप डिसएडवांटेज हैं, जिनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जिनके अधिकार सीमित हैं, उनको भी फ़ायदा मिले, do benefit when social division became a political issue। जब समाज का ये विभाजन एक पॉलिटिकल इशू बन करके उभरेगा तो एक कॉन्शियसनेस, लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस आएगी। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव इफ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन? क्या आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को, क्या आपको ये लगता है कि आप ये सोचते हैं कि महिलाओं अगर ये जो मिला है उनको जो गेन्स यानी जो लाभ मिला है, अनइक्वल ट्रीटमेंट अगर नहीं पॉलिटिकल डोमेन में अगर नहीं रेज किया जाता है, पॉलिटिकल डोमेन का मतलब राजनीति की दुनिया में ये महिलाओं के साथ जो होने वाला जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, असमानता का जो व्यवहार होता है, अगर वो नहीं उठाया जाता तो कहीं ना कहीं बदलाव नहीं आता और महिलाओं को लाभ नहीं मिलता है ना। तो हम लोग ने देखा कि कहीं ना कहीं महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत आवश्यक है ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट किया जा सके, है ना। चलिए आगे देखते हैं, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। पहला तो सेगमेंट था आपका जेंडर से, सेक्स रेशियो से रिलेटेड था। अब जो दूसरा सेगमेंट है वो है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यानी धर्म के आधार पे जो होने वाला जो भेदभाव है उसको देखिएगा। ये खूबसूरत सा इमेज है जो बहुत कुछ बता रहा है, इसको पढ़ लीजिएगा। लेट अस टर्न ए वेरी डिफरेंट काइंड, लेट अस नाउ टर्न टू ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस। एक दूसरे तरीके के सामाजिक विभाजन की तरफ चलते हैं। जो डिवीज़न है, जो विभाजन है, वो
रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, यानी धर्म के आधार पर जो हम लोग में अंतर है। दिस डिवीज़न नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। ये पूरी दुनिया में इस तरह जेंडर की तरह नहीं है कि यूनिवर्सल है ना। डिवीज़न जो है, ये जो रिलीजन के आधार पर जो डिवीज़न है वो जेंडर की तरह यूनिवर्सल नहीं है कि महिला या पुरुष ये पूरी दुनिया भर में फेस कर रहे हैं, है ना, मेंस का डोमिनेशन महिलाओं पर, ऐसा वाला समस्या नहीं है। लेकिन रिलीजियस डाइवर्सिटी पूरी दुनिया भर में है, यानी धार्मिक आधार पर अंतर पूरी दुनिया भर में मौजूद हैं, जिसमें कहीं न कहीं किसी न किसी पर भेदभाव किया जाता है। मेनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। भारत जैसे कंट्री में बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पर अलग अलग रिलीजन हैं, जिसके कि फॉलोअर्स अलग अलग हैं, है ना। एज वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन, देयर कैन बी ए सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन। नॉर्दर्न आयरलैंड का जैसा हम लोगों ने केस पढ़ा कि रिलीजन तो सेम था, क्रिश्चियनिटी, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट्स को या रोमन कैथोलिक को, चूँकि क्रिश्चियनिटी में भी दो सेक्ट है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो नॉर्दर्न आयरलैंड किसको मान रहा है, कैथोलिक्स को मान रहा है या प्रोटेस्टेंट को मान रहा है। यानी हम लोगों ने ये देखा कि धर्म के अंदर भी जो सेक्शंस बटे हुए हैं, है ना, जैसे शिया सुन्नी इस्लाम में, तो किसी भी धर्म के जो सेक्शंस भी आपस में हो सकता है कि एक दूसरे से डिफरेंस में हो या झगड़ रहे हों, है ना। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। हम लोगों ने जेंडर डिफरेंसेस को तो ज़्यादा नहीं देखा है पॉलिटिक्स में, लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स की दुनिया में हमेशा से इस्तेमाल किया गया है और उसे एक्सप्रेस किया गया है ना। जैसे गांधी जी ने क्या कहा, कुछ देख लेते हैं। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड। तो देखिए, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से रिलीजन को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकेगा। व्हाट ही मीन्ट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और रिलीजन, यानी उनका मतलब ये था, व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज not particular religion like Hinduism or Islam but moral values that inform all religions। यानी उनका मतलब रिलीजन का मतलब ये नहीं कि हिंदू या इस्लाम, उनका मतलब था कि सारे धर्मों का जो अच्छी बातें हैं, नीतिगत बातें हैं, उससे संबंधित है, कि उससे ही आपको, धर्म से ही आपको राजनीति प्रभावित होती है ना। पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ रिलीजन का मतलब सिर्फ एक रिलीजन नहीं, यानी सारे धर्मों की अच्छी बातों को पॉलिटिक्स में, ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। यानी पॉलिटिक्स को गाइड किया जाना चाहिए रिलीजन के कुछ जो अच्छे बातें हैं, जो एथिक्स हैं, उससे गाइडेड होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स ग्रुप, दूसरा पॉइंट देखिए, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम religious minority. They have demanded that the government take a step to protect religious minority। हमारे यहाँ जो मानवाधिकार वाले जो भी ग्रुप्स हैं, मानवाधिकार से संबंधित जो भी काम करते हैं, उन्होंने कंट्री में, हमारे देश में जो भी काम करते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उनका ये मानना है कि जो हमारे यहाँ जो विक्टिम्स है कम्युनल राइट्स के, यानी दंगे फसाद में जो बेचारे पीड़ित हैं, वो ज़्यादातर देखे गए हैं रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी धार्मिक आधार पर जिनकी संख्या कम है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि उनके जो प्रोटेक्ट किया जा सके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, जो नहीं धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है उनकी प्रोटेक्शन की जा सके, ताकि वो कम्युनल राइट्स यानी दंगे फसाद पे ना पड़ सकें, बचाई जा सकें। वुमेन्स मूवमेंट हैव आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज of all the religion discriminate against women, so that they have demanded that government should change these laws to make them more equitable। यानी वुमेन मूवमेंट, नारीवादी आंदोलन, जो नारी के सम्मान में, नारी के अधिकारों से संबंधित आंदोलन है, उन्होंने भी आर्ग्यू किया, बहस किया
कि जो फैमिली लॉज हैं, जो पारिवारिक नियम बनाए गए हैं सारे धर्मों में, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बड़ा भेदभाव वाले हैं। तो उसमें भी चेंजेस किया जाए जिससे कि महिलाओं की स्थिति में समानता दिखाई दे, ये चीज़ है ना। ऑल दीज इंस्टेंसेस इन्वॉल्व ए रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। इन सारे परिस्थितियों में हम देखते हैं कि एक संबंध है धर्म का और राजनीति का, ठीक है। चलिए, बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। लेकिन ये ऐसा नहीं दिखाई देते हैं कि ये एक दूसरे के लिए बहुत ख़तरा है, ये एक दूसरे के लिए गलत है ना। आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले ए रोल इन पॉलिटिक्स। यानी जो आदर्श स्थिति है या जो मूल्य है जो अलग अलग धर्मों से निकाला जाता है, वो राजनीति में शायद एक अच्छा रोल प्ले करे। People should be able to express in politics their need, interest and demand as a member of religious community। लोग जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदायों से बिलोंग करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने भावनाओं को रखते हैं इन पॉलिटिक्स। भावनाओं को किस में रखते हैं? पॉलिटिक्स में, अपने ज़रूरतों के लिए, अपने दिलचस्पी और उनके जो डिमांड है ना, क्या है। फिर से देखिए, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस। लोग अपनी एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाओं को इन पॉलिटिकल नीड। पॉलिटिक्स में जो लोग अपने बातों को रखते हैं जिससे कि उनकी ज़रूरतें, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनका जो डिमांड है एज ए रिलीजियस कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते, है ना, ताकि उनके बेहतरी के लिए काम किया जा सके, उनके धर्म की रक्षा की जा सके, है ना। Those who hold political power should sometime be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression। जो भी लोग पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं, those who hold political power, उन्हें कभी कभी रेगुलेट करना चाहिए कि किस तरह से रिलीजन प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का भेदभाव या अत्याचार ना किया जा सके। देखो जी, गवर्नमेंट पहले तो बोलती है कि भाई रिलीजन आपका पर्सनल सब्जेक्ट है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन यदि आपके धर्म में कोई चीज़ गलत हो रही है तो वहाँ पॉलिटिकली, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या हो करती है, इंटरफेरेंस कर सकती है, ताकि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन ना हो। वो उसी संदर्भ में कूद सकती है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो यही बोला गया, जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं उन्हें कभी कभी रेगुलेट करना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, किस तरह से रिलीजन को मानना चाहिए, उसे रेगुलेट भी करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। क्यों? ताकि किसी भी तरह का भेदभाव या अत्याचार अगर अंदर में हो रहा है तो उसे बचाया जा सके। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। ये जो इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल एक्ट होता है, ये तब तक से गलत नहीं है जब तक कि हर धर्म को वो समानता के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब कम्युनलिज्म देखिए, जो सेकुलरिज्म का जो अपोजिट है कम्युनलिज्म, है ना। कम्युनलिज्म के सेकुलरिज्म होता है कि रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन व्हेन कंट्री डजंट हैव इट्स ओन ऑफिशियल रिलीजन। उसी के ठीक अपोजिट होता है कम्युनलिज्म, व्हेन देयर इज़ अ ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री एंड यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन रिलीजन एज द सुपीरियर वन। तो ये कम्युनलिज्म होता है। द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। समस्या कहाँ शुरू होता है धर्म के संबंधित में? जब वो राष्ट्र का आधार बना दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है चैप्टर नंबर 3, हालांकि चैप्टर नंबर 3 शायद हटा दिया गया। नॉर्दर्न आयरलैंड का केस है जहाँ पर इस तरह का कि क्रिश्चियनिटी को लेकर के प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स का जो झगड़ा था, वो वहाँ पे राष्ट्रवाद का आधार बना दिया गया था, जो आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े का कारण बना, है ना। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीजन टर्म, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर आर पिटेड अगेंस्ट अदर। समस्या और ज़्यादा मुश्किल बढ़ते गई, मोर एक्यूट, जब रिलीजन को एक्सप्रेस किया गया पॉलिटिक्स में एक्सक्लूसिव, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट बोल करके और
लोगों में आपस में जो झगड़े लगवाने का और रिलीजन के आधार पे जो पॉलिटिक्स किया जाने लगा कि हम इस रिलीजन से हैं तो हमें वोट करो, वो दूसरे रिलीजन का है तो वो उसको वोट देगा, तो ये कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जो किया गया है बंटवारे के तौर पे, पार्टीजन होता है ना कि दूसरे में बांट करके उससे वोट गेन करो, है ना, एक दूसरे के दया की दृष्टि से, मतलब एक दूसरे को पीटी नज़रों से देखो कहीं ना कहीं। तो जो फॉलोअर एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ अगर वैमनस्य या अगर थोड़ा सा दूसरा इल ट्रीट करेगा तो कहीं ना कहीं समाज में एक टेंशन डेवलप होगा, है ना। दिस हैपन्स व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर to those of the other religion. When the demand of one religious group are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. देखो कम्युनलिज्म क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ पे ये माना जाए कि जो बिलीफ है यानी जो विश्वास है एक धर्म का वो सुपीरियर है दूसरों से, मतलब वो श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म उसके मुकाबले नीचे है। ऐसा जब अगर विश्वास डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि मेरा ही धर्म सबसे बड़ा बाकियों का धर्म छोटा, तो वहाँ पे टेंशन्स होता है, ठीक है ना, सोशल डिवीजन होगा, समाज में प्रॉब्लम्स जनरेट होगी। और जब जो डिमांड है एक रिलीजियस ग्रुप का जो डिमांड है, ऐसा डिमांड हुआ कि दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अपोजिशन में हो रहा है और स्टेट पावर उसको इस्टेब्लिश कर रहा है एक डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि समाज में और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। यानी इसको फिर सब समझिए, व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर, यानी अगर किसी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा किया गया डिमांड इस तरह से डिमांड किया गया है कि उन अन्य जो भी रिलीजियस ग्रुप के मुकाबले मेरे ही डिमांड को माना जाए, तो प्रॉब्लम होगा। फिर व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, जब स्टेट पावर, जब स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एक ही रिलीजन को लेकर के उसका दबदबा स्थापित करने की कोशिश करे बाकी अन्य धर्मों पर, तो वहाँ भी स्थिति खराब होगी। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स। इस तरह के पॉलिटिक्स की वजह से कम्युनल पॉलिटिक्स देखा गया है। जब पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया गया तो इसे कम्युनल सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है, यानी कम्युनल पॉलिटिक्स माना जाता है। एक ही धर्म को बहुत ऊंचा करके दिखाना या उसके फॉलोअर्स को बहुत ऊंचा करके दिखाना। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, ये आइडिया दिया जाता है कि रिलीजन ही, धर्म ही समाज का, समुदाय का आधार है, मतलब सैद्धांतिक आधार है ना। समाज में धर्म ही है और धर्म को ही लेकर के हमको पॉलिटिक्स करना है, तो ये गलत होता है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग along the following lines. The follower of a particular religion must belong to one community. Their fundamental interests are same. Any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life. कम्युनलिज्म देखिए इसमें क्या इन्वॉल्व करता है, इसको देखिए। थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइन्स, कम्युनल जो लोग हैं, कोई भी पर्सन कम्युनल हो सकता है, कोई स्टेट कम्युनल हो सकता है, कोई कंट्री कम्युनल हो सकती है, वो किन लाइन्स पर चलेंगी, उनकी विचारधारा किस लाइन पे चलेगा। द फॉलोअर ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, यानी वो ये सोचेगा कि जो फॉलोअर हैं उस रिलीजन के, जिसको कि वो श्रेष्ठ मानता है ना। मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस्लाम है, तो इस्लाम के जो फॉलोअर होंगे वो मानेंगे कि यहाँ पे रहने वाले सारे वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। फॉलोअर ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, है ना। द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू, तो जो रिलीजन के फॉलोअर्स होंगे वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। देखिए ये जो थिंकिंग है कम्युनल माइंड, उसका थिंकिंग देखिए कि ये सारे बिलोंग करने चाहिए एक ही कम्युनिटी से, है ना।
देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उनको ज़रूरत है, फंडामेंटल सिद्धांत, ये आधारभूत जो उनका इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज़ इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। अगर किसी तरह का अंतर दिखाई देता है तो वो इररिलेवेंट है, वो गलत है, और वो मात्र एक ट्रिवियल है, मतलब सिर्फ एक सोच भर तक का है, उससे ज़्यादा नहीं है सामुदायिक जीवन के लिए। तो अंतर तो आ ही नहीं सकता बिलीफ का, है ना। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द, ये कम्युनल माइंड ये भी मानते हैं कि जो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो कभी भी किसको बिलोंग नहीं कर सकते हैं, सेम सोशल कम्युनिटी, कभी भी एक सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर एक सामाजिक समुदाय का हिस्सा बनना है तो एक तरह का रिलीजन होना चाहिए, ऐसा कम्युनल माइंड जो ये अपने धर्म को ही सबसे बड़ा मानता है। इफ़ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कॉमनैलिटीज़ दीज आर सुपरफिशियल एंड इमेटेरियल। अगर डिफरेंट रिलीजन जो कि उस क्षेत्र में है और उसके फॉलोअर्स भी मौजूद हैं, उनमें कोई एक समानता भी अगर निकलती हो तो भी वो एक सुपरफिशियल यानी काल्पनिक बात है, और इमेटेरियल जरूरी कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। देखिए अभी कम्युनल माइंड क्या सोच रखता है, इसका मतलब समझिए। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अगर अलग अलग धर्म होंगी, अलग अलग विश्वास वाले लोग होंगे तो उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होगा। In its extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizen within one nation. इस तरह के जो एक्सट्रीम सोच है कम्युनलिज्म के तहत, वो कहीं ना कहीं एक विश्वास जन्म लेने में, विश्वास को पैदा की लोगों के बीच में कि अलग अलग धर्म के लोग एक तरह से साथ में समानता के साथ नागरिक बन कर के एक देश में नहीं रह सकते, इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन में नहीं रह सकते अलग अलग धर्म के लोग। इधर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट ऑफ द रेस्ट, दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। इसीलिए एक को दूसरे पर डोमिनेट करना ज़रूरी है, और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट, नहीं तो फिर वो अलग अलग राष्ट्र बनाएंगे। देखिए इधर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट, इनमें से कोई एक जो धर्म है जिनकी संख्या ज़्यादा होगा वो बाकी अन्य धर्मों पर दबदबा स्थापित करेगा, नहीं तो यहाँ पर स्थिति बनेगी कि अलग अलग देश बनने शुरू हो जाएंगे। देख रहे हैं? तो आपने देखा कि इस वाले पार्ट में आपने देखा कम्युनलिज्म वाले पार्ट में कि यहाँ पे जो कम्युनल माइंड समझता है कि जो उनका रिलीजन है, तो बेसिकली उनके रिलीजन में भी जितने फॉलोअर्स हैं उनमें भी सेम फंडामेंटली इंटरेस्ट सेम होगा, उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। उनमें अगर डिफरेंसेस होगी तो वो इररिलेवेंट होगा और ट्रिवियल होगा कम्युनिटी लाइफ के लिए, है ना। अच्छा, डिफरेंट रिलीजन साथ नहीं रह सकते एक दूसरे के, है ना, इससे टेंशन बढ़ेगा। डिफरेंट रिलीजन अगर उसमें कोई एक समानता भी है तो सुपरफिशियल है, इमेटेरियल काल्पनिक है और उसका कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट इनका जो इंटरेस्ट है उसमें डिफरेंट अगर होगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा इंटर रिलीजन का। तो ये सारी बातें ये आपको दी गई हैं, यानी रिलीजन के अंदर भी जो इंटरेस्ट सेम होना चाहिए सारे फॉलोअर्स का। एक कम्युनल माइंड वाला जो होगा वो यही सोचेगा कि मेरा रिलीजन है, मेरे रिलीजन के अंदर भी दुनिया भर के सेक्शंस हैं, लेकिन उनका भी इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी तो एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ झगड़ा छोड़ दीजिए, अभी तो विदिन रिलीजन के बारे में बात हुआ। अब यहाँ पे इंटर रिलीजन अगर बात करें कि समाज में और भी रिलीजन है, उनके बीच का भी अगर झगड़ा है तो उसमें मेरा रिलीजन सुपर होगा, उसमें मतलब श्रेष्ठ होगा, सुपीरियर होगा, ये माना जा रहा है। चलिए अब ये यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं। दिस बिलीफ इज़ फंडामेंटली फ्लॉड, ये आधारभूत तौर पे देखा जाए तो ये गलत है। ऐसा बिलीफ कि
हम इंटरेस्ट एक साथ नहीं रह सकते सारे रिलीजन्स, या विद इन रिलीजन सारे लोगों का एक समान होना चाहिए इंटरेस्ट। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पायरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। जो एक ही धर्म के लोग जो हैं उनमें ही सेम इंटरेस्ट कभी कभी नहीं होता है, या एस्पिरेशन जो मानना है, जो इंटरेस्ट है वो सेम नहीं भी होता है। एवरी वन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन और आइडेंटिटीज़, सभी का अपना अपना रोल है, भूमिका है, उनकी स्थितियां हैं, उनके पहचान। देयर आर मेनी वॉइसेज इनसाइड एवरी कम्युनिटी, यहाँ कई आवाज़ हैं, एक ही समुदाय के अंदर कई कई आवाज़ है ना, जिसके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। ऑल दीज वॉइसेज हैव ए राइट टू बी हर्ड, ये सारे आवाज़ों को सुनना जरूरी है। देयर फॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर दैन रिलीजन इज़ बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। यानी ये ज़रूरी है कि सारे आवाज़ों को सुना जाना चाहिए, और इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिसमें सारे जो फॉलोअर्स हैं, जो विश्वास करते हैं एक ही रिलीजन में, वो एक दूसरे के साथ जुड़ें। टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर दैन रिलीजन इज़ बाउंड टू सप्रेस। नहीं तो होता क्या है कि धर्म भूल करके इन सारे लोगों की आवाज़ें क्या की जाती हैं, सप्रेस यानी कुचल दी जाती हैं, दबा दी जाती हैं सिमिलर कम्युनिटी में ही। बात समझिएगा, यहाँ पे फिर से समझिए। देयर फॉर एनी अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर दैन रिलीजन इज़ बाउंड टू सप्रेस मेनी वॉइसेस विद इन दैट कम्युनिटी। यानी हमारा जो प्रयास होता है कि सारे फॉलोअर्स, जो एक ही धर्म के सारे फॉलोअर्स को साथ लाना और उनकी आवाज़ों को सुनना अगर नहीं सुनी गई तो उनकी आवाज़ें दबा दी जाती हैं उसी समुदाय, उसी समाज में। जैसे अगर मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेक्ट हैं जिनकी आवाज़ समय समय पर उनके लोगों के लिए उठती रहती हैं। लेकिन अब बोला जाए कि इस्लाम के नाम पर, तो इस्लाम के नाम पर चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इस्लाम के नाम के अम्ब्रेला के अंडर भी कई अलग अलग समाज है ना, समुदाय है। तो उनके जो अपने लिए मांग उठता है तो उन्हें भी सुना जाना जरूरी है ना। विद इन द रिलीजन की बात हो रही है अभी। फिर कम्युनलिज्म कैन टेक फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। देखिए जो कम्युनलिज्म है वो किस तरह से पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन एवरी डेज बिलीफ, these routinely involves religious prejudice, stereotyping of religious communities and belief in the superiority of the one's religion over the other religion. This is so common that we often fail to notice it even when we believe in it. सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखते हैं कॉमन एक्सप्रेशन, साधारणतः ज़्यादातर हमें जो झलक दिखाई देती है सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म का, कि मेरा ही धर्म सबसे महान है, वो हर दिन के विश्वास में देखा जाता है ना, जिसमें हम देखते हैं कि हमेशा रिलीजियस प्रेजुडिस, धार्मिक तौर पर किसी न किसी इसे देखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर प्रेजुडिस जो मतलब है इसको देख लीजिए, पक्षपात, यानी पक्षपात, आपको कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, तो रिलीजियस प्रेजुडिस आप समाज में देखिएगा। स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, जो धार्मिक समुदाय है उनके जो कट्टरवादी सोच है, फिर अपने ही धर्म को आप सुपीरियर मानना अन्य धर्मों के मुकाबले में, ये सब हम लोग देखते हैं कि समाज में मौजूद है, लेकिन हम लोग इसको ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं। मानते हैं कि है ये, लेकिन इसको ज़्यादा हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो पहला तो कम्युनलिज्म का जो हमारे एवरीडे लाइफ में जो इसका इस्तेमाल जो हम लोग देखते हैं वो है पहला कि रिलीजियस प्रेजुडिस हमें दिखाई देता है ना, धार्मिक पक्षपात। फिर स्टीरियोटाइपिक ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, यानी जो भी धार्मिक आधार पर जो समुदाय है उनके कट्टरवादी जो परंपरा हो, सोच हो, जो भी है। फिर अपने धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानना, ये सब सारी चीज़ें इन कॉमन मौजूद हैं, लेकिन हम लोग नोटिस करने में फेल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ये मौजूद है समाज में, ऐसा बिलीव ही है। चलो, ए कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी।
ए कम्युनल माइंड कोई भी होगा वो कभी न कभी ऑफन लेड्स टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। कम्युनल माइंड वाला हमेशा कोशिश करेगा वो पॉलिटिकल डोमिनेंस यानी राजनीतिक तौर पर दबदबा लाने का हमेशा प्रयास करता रहेगा, अपने ही धर्म पर, अपने ही रिलीजियस धार्मिक समुदाय के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाने का, दबदबा बनाने का हमेशा कोशिश करता रहेगा। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ ए डिज़ायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। अगर मान लीजिए ये मेजॉरिटी कम्युनिटी से अगर जो भी बिलोंग करते होंगे, है ना, वो मेजॉरिटी डोमिनेंस कोशिश करने का प्रयास करेंगे। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस का मतलब डिसरिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ माइनॉरिटी, दैट इज़ मेजॉरिटेरियन, है ना, जो पावर शेयरिंग में हम लोग पढ़े थे। तो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस हमको दिखाई देता है ना। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो क्या करेगा कि मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस करेगा, क्योंकि चूँकि उसके धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वो कोशिश करेगा कि अपना दबदबा अन्य बाकी धर्मों पे करे। और फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो कम संख्या वाले हैं, जो धर्म कम संख्या में है देश में, वो क्या करेंगे, इट टेक द फॉर्म ऑफ ए डिज़ायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। और वो प्रयास करेंगे कि अपना एक सेपरेट अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाने का वो इच्छा को जाहिर करेंगे, इच्छा प्रयास करेंगे। इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ ए डिज़ायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, यानी कोशिश करेंगे कि एक अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाए या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि अपने धर्म के लोगों को, अपने फॉलोअर्स के लोगों की बात को पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर रखा जा सके। ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज़ अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, यानी राजनीतिक तौर पर आप लोगों को जो इकट्ठा करते हैं धार्मिक, है ना, आप किसी पूरा अपने सभा रैली बुला रखी है, चुनाव का टाइम है, रैली बुला रखी है, लेकिन रिलीजियस लाइन पर कि ये धर्म धर्म वाले हैं हम लोग, तो पूरा एक्स धर्म वाले इकट्ठा हो गए, वाई धर्म वाले हैं तो उनके लिए पूरा इकट्ठा हो गए, है ना। तो धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है ये हमें दिखाता है कम्युनलिज्म। ये देखिए इस पूरे लाइन को हम करते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज़ अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। ये भी हम लोग को सांप्रदायिक तौर पे दिखाता है कि हम अगर एक्स रिलीजन वाले हैं तो हम एक्स रिलीजन वाले जितने भी फॉलोअर्स हैं लोगों को इकट्ठा करके उनसे वोट गेन कर रहे हैं। कोई दूसरा वाई रिलीजन वाला है तो वाई रिलीजियस लोगों को बुला करके उनसे पॉलिटिकल वोट गेन करने की कोशिश कर रहा है। दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ सेक्रेट सिंबल। देखो इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए नेता। सेक्रेट सिंबल धार्मिक चिन्ह, रिलीजियस लीडर धार्मिक जो नेता होते हैं, इमोशनल अपील दी जाती है, एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरेना। और डर का सेंस को क्रिएट किया जाता है जिससे कि एक धर्म के लोगों में डर का सेंस क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो इकट्ठा हो सके एक पॉलिटिकल एरिना में, यानी इकट्ठा होकर के वोट कर सकें जिनके लिए वोट मांगा जा रहा है। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। अगर हम देखें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये हमेशा से ऐसा होता रहा है कि स्पेशल अपील किया जाता है टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स, है ना, ऑफ वन रिलीजन, है ना, कि मतलब हमें वोट दो, हम तुम्हारे धर्म के लिए और इस धर्म के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वोटर्स को क्या धार्मिक आधार पर अपील भी किया जाता है। पढ़िए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ना, इलेक्शंस होते हैं, उसमें ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील। उसमें कई बार ऐसे गुहार लगाई जाती है, स्पेशल अपील किया जाता है टू द इंटरेस्ट और इमोशन ऑफ वोटर्स, यानी वोटर्स के इमोशन और इंटरेस्ट को इस तरह से अपील की जाती है ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। एक धर्म वालों को, एक धर्म के वोटरों को स्पेशल अपील की जाती है कि वोट करो हमें,
ठीक है, दूसरे धर्म को के लोगों को वैसा नहीं अपील की जाती है ताकि हम चुनाव जीत सकें। कई पॉलिटिकल पार्टीज आज ऐसे ही करती हैं। समटाइम कम्युनलिज्म टेक्स इट, देखो समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक इट मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। कई बार जो ये सांप्रदायिकता है, जो अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानना, उसी को ही लाइन्स पर वोट मांगना, ये कभी कभी कम्युनल वायलेंस, दंगे फसाद लेकर के आती है। ज़बरदस्त हिंसा, दंगा और उठापटक ज़बरदस्त होता है, बहुत अगली चेहरा है, ये उसका बदसूरत चेहरा है कम्युनलिज्म का। इंडिया एंड पाकिस्तान सफ़र्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल राइट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो उस समय खूब पार्टीशन हुए, खूब दंगे हुए आपको हिंदू और मुसलमान के, जो अगली फेस था आपका कम्युनल पॉलिटिक्स का। ठीक है, द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी के बाद भी कैसा कई बार समय आता है जिसमें इंडिया ब्लडीड होता है और बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस होता है आपका। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं सेकुलर स्टेट। ये पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, हाँ चलिए सेकुलर स्टेट एक बार देख लेते हैं। कम्युनिज्म, ये रहा सेकुलर स्टेट। कम्युनिज्म was and continues to be one of the major challenges to democracy in our country. कम्युनलिज्म जो है, कम्युनलिज्म जो सांप्रदायिकता है, जो धर्म के आधार पर राजनीति, वो था और अभी भी चल ही रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अफेयर ऑफ दिस चैलेंज। जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, मेकर्स थे, वो जानते थे कि ऐसी परिस्थिति आएगी ही आएगी, है ना। दैट इज़ वाई दे चोज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। इसीलिए उन्होंने सेकुलर स्टेट का रास्ता ही चुना। दिस चॉइस वॉज रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। तो ये हमें दिखाई देता है कई तरह के संवैधानिक प्रावधानों पर, जो कि हम लोग पिछले साल पढ़े हैं 9th वगैरह में, तो उसमें भी दिखाई देता है सेकुलर स्टेट का चरित्र हमको दिखाई देता है। सेकुलर स्टेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसा कि बुद्धिज़्म श्रीलंका में ऑफिशियल रिलीजन है, इस्लाम पाकिस्तान में ऑफिशियल रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में ऑफिशियल रिलीजन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉस्टर नहीं करता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ फ्रीडम टू प्रोफेस। कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल, हर अकेला पर्सन और हर समुदाय को ये फ्रीडम देता है कि प्रोफेस करो, प्रैक्टिस करो, प्रोपेगेट करो, मानो, विश्वास करो, फैलाओ, कोई भी धर्म को फॉलो करो, नहीं फॉलो करो, ये तुम्हारे ऊपर है। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है कोई भी भेदभाव धर्म के आधार पर। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन क्या इजाज़त देता है कि स्टेट इंटरवीन कर सकता है मैटर ऑफ रिलीजन, ताकि इंश्योर किया जा सके समानता, या रिलीजियस कम्युनिटीज़ में समानता के लिए कर सकता है। ये पूरी तरह से बैन, ये उदाहरण के तौर पर अनटचेबिलिटी। याद रखिएगा, रिलीजन एक पर्सनल इशू है, उसमें सरकार कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जहाँ पर इनइक्वालिटी आएगा या डिस्क्रिमिनेशन आएगा या किसी तरह का इनजस्टिस आएगा, तभी गवर्नमेंट, स्टेट है या नेशनल गवर्नमेंट है, वो इंटरवीन करती है। उदाहरण के तौर पर अनटचेबिलिटी है। अंडरस्टूड इन दिस सेंस, सेकुलरिज्म इज़ नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन। दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज ए थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। यानी अगर आप देखें तो अगर हम सेकुलरिज्म को समझें तो ये मात्र एक आइडियोलॉजी, विचारधारा नहीं है सिर्फ कुछ पार्टी या लोगों का। ये आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे कंट्री के फाउंडेशन को, यानी हमारा कंट्री का जो फाउंडेशन बना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो डिज़ाइन हुआ,
उसका मेन जो प्रिंसिपल वर्ड्स थे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, उसमें सेकुलरिज्म को जोड़ा गया, है ना। कम्युनिज्म जो था, जो कि हाँ, ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए, भारत के कुछ लोगों के लिए ये खतरा बन जाए, ऐसा नहीं है। ये पूरे भारत के लिए खतरा है। थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत के विचार के लिए खतरा है ना। यानी सिर्फ कुछ लोगों के लिए कम्युनलिज्म खतरा हो, भारत के कुछ लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। तो सेकुलरिज्म इसीलिए भारत के लिए ज़रूरी हिस्सा बताया गया है। दैट इज़ वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैटेड। इसीलिए कम्युनलिज्म के विरुद्ध लड़ा जाना चाहिए। ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। इसीलिए एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, और लेकिन ये इतना नहीं है कि कम्युनलिज्म के विचार से अभी भी लड़ सकें। देखो लिखा है, ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइकली आवर इज़ नेसेसरी। एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हमारा है वो ज़रूरी है, लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं, बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। लेकिन ये अभी भी इतना पर्याप्त नहीं कि कम्युनलिज्म जैसे विचारधारा से लड़ सके। कम्युनल प्रेजुडिस यानी जो धार्मिक आधार पर जो पक्षपात है ना, प्रेजुडिसेस है, एंड प्रोपेगेंडा नीड्स टू काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। जो कम्युनल प्रेजुडिस है ना, पक्षपात है, मतलब उनको ज़्यादा मानना, जो बहुसंख्यक धर्म वाले हैं, ज़्यादा संख्या में धर्म वाले हैं, उनको ज़्यादा मानना, या उनसे संबंधित उन्हीं के बेनिफिट में ज़्यादातर पॉलिसी लाना, इसे कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए हर दिन दैनिक जीवन में। एंड रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन, और धार्मिक आधार पर जो भीड़ को इकट्ठा किया जाता है उसे भी पॉलिटिकल एरेना में रोका जाना चाहिए। धर्म के आधार पर लोगों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो देश कैसे यूनाइट रह पाएगा, है ना। चलो कास्ट एंड पॉलिटिक्स देखते हैं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति तो पहला था जेंडर के आधार पर, दूसरा था रिलीजन के आधार पर, तीसरा है जो सबसे ज़्यादा है वो है कास्ट के आधार पर। वी हैव सीन 2 इंस्टेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न। हम लोगों ने 2 परिस्थितियों को देखा जिसकी वजह से समाज में विभाजन आता है। इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स के राजनीति के आंगन में सामाजिक विभाजन हमें दिखाई देता है। 2 परिस्थितियों को हम लोगों ने पढ़ा है, जेंडर और रिलीजन। वन लार्जली पॉजिटिव एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। एक लार्जली पॉजिटिव है तो दूसरा लार्जली नेगेटिव है ना। लेट अस टर्न टू आवर फाइनल केस दैट ऑफ कास्ट ऑफ एंड पॉलिटिक्स दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनल केस जहाँ पर कास्ट और पॉलिटिक्स का किस तरह से आपस में एक समागम है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वन लार्जली पॉजिटिव जेंडर के केस में बोला गया है क्योंकि अब महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो रही है, और एक लार्जली नेगेटिव इसलिए क्योंकि अभी भी धर्म के आधार पर देशों में चुनाव लड़े जाते हैं जिसमें कि दंगे फसाद वगैरह सब होते हैं। कास्ट में दोनों देखा जाता है कि सुधार भी हो रहा है और कई जगह अभी भी नेगेटिव जो मौजूद है उस पर भी काम हो रहा है। कास्ट इनइक्वालिटी देखते हैं। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज़ स्पेशल टू इंडिया। बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि हजारों साल से जातीय आधार पर भेदभाव रहा है। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हर समाज में हम लोग देखते हैं सामाजिक असमानता और वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वहाँ पर अलग अलग क्लास बने हुए हैं, लेबर का डिवीज़न बना हुआ है। इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं, समाज ऐसी हैं जहाँ पर जो ऑक्यूपेशंस है, काम है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हुई है। कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर दिस। इसी वजह से आपको देखो कास्ट सिस्टम फॉर्म हुआ है देश में। जैसे हमारे यहाँ था ना कर्म आधारित, पहले कास्ट सिस्टम होता था जो जैसा काम करता था, है ना। तो फिर बाद में चल करके ये जो जिसमें पैदा लिया उसी में ही उससे वो बंध के रह गया, है ना। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोसाइटी इज़ दैट इन
यानी ये बाकी हमारे यहाँ की जो समाज है बाकी अन्य समाजों से अलग इसलिए हुई क्योंकि दिस सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स, यानी हमारे परंपराओं से जोड़ करके देखा जाने लगा हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल। हेरिडेटरी यानी बाप दादा से फिर वो आपको बढ़ता चला गया, आप पे फिर आपके बाद जो काम का जो डिवीज़न हुआ, यानी अगर हम नाली का काम कर रहे हैं, सीवेज का काम कर रहे हैं, मरे हुए जानवरों को फेंकने का काम कर रहे हैं, तो मैं लो ऑड जॉब कर रहा हूँ, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, तो मैं हायर सोसाइटी से बिलोंग किया, हायर कास्ट से बिलोंग किया। तो जो ये हेरिडेटरी है, यानी हमारे जो परिवार वाले जो करते आए हैं उससे अब हम जुड़े, फिर मेरे बाद वाला जुड़ेगा। तो ये जो हेरिडेटरी है, जिस तरह के भी काम को हम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं परंपराओं से जोड़ दिया गया, रिचुअल से जोड़ दिया गया, प्रथाओं से। मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वी आर सपोज टू फॉर्म ए सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन हैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विथ मेंबर फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। भारत में ये क्या होने लगा कि अगर कास्ट ग्रुप है, मतलब एक जाति वालों का अगर समूह है, तो उससे ये उम्मीद की जाती थी कि ये एक तरह का काम करते होंगे। अगर मान लीजिए मैं अगर डोम हूँ, चमार हूँ, तो मान लीजिए मुझसे ये काम की उम्मीद की जाती है। मैं एक तरह का सिमिलर काम करता हूँ तो ये पूरा मेरा समाज होगा। मैं अपने ही कास्ट में शादी करूँगा, अपने ही लोगों के साथ खाना पीना करूँगा, दूसरे कास्ट के साथ नहीं उठूँगा बैठूँगा। या अगर मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अपने ही कास्ट वालों के साथ उठूँगा बैठूँगा, मैं पढ़ाई जैसे कर्म या जो भी इस तरह के है वो एक करूँगा। याद रखिएगा, ऋग्वेद में भी ये बताया गया है, एक ही परिवार में चारों वर्णों का भी जिक्र है कि मेरे परिवार में माता ये करती हैं, पिता वो करते हैं, भाई ये करता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों कर्ण वर्णों की बात है। तो कर्म के आधार पे था, बाद में इसे गलत तरीके से करके इसे कास्ट बना दिया गया। वर्ड कास्ट भी इंग्लिश का नहीं है, न ही जाति हम लोग के यहाँ जिस तरह से पढ़ाया जाता है वो है। कास्ट एक देखिएगा स्पेनिश शब्द है, ये बाहर से आया हुआ शब्द है जिसको ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने हम लोग पे लगाया। हमारे यहाँ जातियों के बारे में चाणक्य से लेकर के हर जगह जो बताया गया है वो कर्म के आधार पे बताया गया है, ना कि वाकई। और बाद में इसे लोगों को गलत तरीके से पिला दिया गया। अब वही गलत लोग फिर अब उसको लेकर के मंजीरा बजा रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन असल कास्ट क्या है, कास्ट जैसा नहीं है। आज किसी की भी शादी किसी भी घर में हो सकती है, ये अब तय है। खैर चलिए, कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। यानी कास्ट सिस्टम जो है, आप देखिए, ये बेस था एक्सक्लूजन पर, यानी बाहर निकाल दिया जाना, एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। तो आउटकास्ट ग्रुप जब बोल रहे हैं तो मतलब जातियों में भी जो निकृष्ट जातियां हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए और उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दे वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इनके खिलाफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, इनको छुआ नहीं जा सकता था। हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं जो इनके लिए काम करते हैं, सुधारवादी, जो सामाजिक सुधारवादी लीडर्स हैं और पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं कुछ कुछ। ज्योतिबा फुले हैं, गांधी जी हैं, B.R. अम्बेडकर साहब हैं, पेरिया रामास्वामी नायकर साहब हैं। इन लोगों ने काम भी किया है पिछड़े जातियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसे प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। आदिवासियों के बारे में बात है। फिर उसके बाद हिंदू, जैन, क्रिश्चियंस, डिक्लाइन मार्जिनली। तो ये आपको पढ़ना है। बेसिकली रिलीजन और कास्ट से संबंधित है, ये आपको पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो नायकर साहब के बारे में बात हुआ। एडवोकेटेड एंड वर्क टू इस्टेब्लिश ए सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज़ आर एब्सेंट। तो इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया समाज में कि जो लोअर कास्ट है, मुझे बोलते हुए भी ख़राब लग रहा है, लेकिन उन सब सारे कास्ट पहले तो सिमिलर हैं, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है। जो भी इनइक्वालिटीज़ हों उनको हटाई जा सके, है ना। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, castes and caste system in modern India have undergone great changes.
इन लोगों का जो प्रयास है और इन जो समाज में सोशो इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ, कास्ट और कास्ट सिस्टम आधुनिक भारत में वो गजब बदलाव के दौर से गुजरा है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, उसमें अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हुआ है, बहुत सारे शहर बने हैं, शिक्षा का जो विस्तार हुआ है ना, लिटरेसी बढ़ा है, लोग पढ़ना लिखना जान गए और हायर एजुकेशन भी लेने लगे। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरे जगह ऑक्यूपेशन करने के लिए आना जाना कर सकते थे, अब घूम घूम करके ट्रेड कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं वीकन हुआ है पोजीशन किसका, एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन, और साथ में वीकनिंग ऑफ द पोजीशन लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, यानी साथ ही साथ जो गांव में जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उनके पोजीशन में भी जो कमज़ोर हुई है, क्योंकि अब लैंडलॉर्ड वाला स्थिति तो ख़त्म कर दिया गया। साथ में जो दो ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन, तो इस वजह से जो पुराने एक जो मान्यता थी कास्ट हायरार्की का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वो उस मान्यता में हम कमी आता देखते हैं और वो टूट रहा है अब, है ना। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्बन एरिया इट डज़ नॉट मैटर हु मच इज़ वॉकिंग अलॉन्ग। अब आपका समय ऐसा है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था इन लोगों के साथ कि अगर कहीं से भी निकलना होता था, अगर बड़ा कास्ट वाला पार हो रहा होता तो उनको किनारे बैठ जाना पड़ता था, तब बड़ा कास्ट वाला निकल जाता तब ये निकलते थे, बहुत बुरी स्थिति थी। तो इसमें अंबेडकर साहब का तो अच्छा खासा रोल रहा है कि इन बुरी स्थिति से बाहर निकालने में, तो इसमें तो हम बोलेंगे कि हाँ इन लोगों ने अच्छा काम किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अर्बन एरियाज़ में अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ में कौन वॉक कर रहा है, आपके अगल बगल में स्ट्रीट में या रेस्टोरेंट में आपके बगल में कौन बैठ के खा रहा है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। आपको यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी प्रोहिबिट किया है, पूरी तरह से पाबंदी लगाई है कि कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ऐसे कोई भी पॉलिसी जो कास्ट सिस्टम के प्रति अन्याय के से जुड़ा हुआ कोई भी पॉलिसी नहीं बनना चाहिए। एंड लेट द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिसीज़ टू रिवर्स, और ऐसे पॉलिसीज़ कानून बनाए जाए जो कि रिवर्स करे, उल्टा करें इनजस्टिस को, मतलब जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए कास्ट सिस्टम में। If a person who lived a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country. अगर कोई सदियों पहले चला गया होगा भारत से, अब वो वापस आकर के देखेगा तो अब बहुत कुछ बदल चुका है भारत में। Yet caste has not disappeared from contemporary India, लेकिन अभी भी जातिवाद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है वर्तमान भारत में। Some of the older aspect of the caste have persisted. अभी भी कुछ पुराने एस्पेक्ट है कास्ट के जो अभी भी समाज में अभी भी इसी तरह मौजूद है। बच्चा पार्टी ध्यान से समझिएगा। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर कास्ट और ट्राइब, अभी भी ज़्यादातर लोग अपने ही कास्ट में शादी करना, अपने ही समुदाय में शादी करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, अभी भी अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पाबंदी लगा रखा है कि किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। Effects of centuries of advantages and disadvantages continue to be felt today, यानी सेंचुरीज़ का जो सदियों का जो प्रयास है कास्ट सिस्टम को हटाने के, उसके कुछ लाभ और कुछ घाटा वो आज भी महसूस किए जाते हैं अभी भी। The caste group that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. जो कास्ट ग्रुप है जिनको एक्सेस मिला हुआ था एजुकेशन लेने के लिए पुराने एजुकेशन सिस्टम के तहत, ओल्ड सिस्टम के तहत जो उनको एजुकेशन लेने का अधिकार प्राप्त था कास्ट ग्रुप को, वो अब के दौर में मॉडर्न एजुकेशन भी एक्वायर कर सकते हैं, है ना। पहले क्या था कि आप आश्रम जा कर के आपको वहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करते थे, जो धाम होता था वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करते थे। अब उनके पास बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है जहाँ से वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दोज ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लैग्ड बिहाइंड। और जो पिछड़े कास्ट थे उनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, उनको पाबंदी लगाई हुई थी कि
वो नहीं पढ़ सकेंगे, वो नेचुरली वो बाकियों से पीछे हो गए। दैट इज़ वाई देयर इज़ ए proportionally large presence of upper caste among the urban middle classes in the country। इसीलिए आप देखिएगा, इसी वजह से जो शिक्षा का अधिकार नहीं लेने दिया गया, इसी वजह से अर्बन एरियाज़ में आप देखिएगा अर्बन मिडिल क्लास यानी शहरों में जो मिडिल क्लासेस हैं, जो मध्यम वर्ग है, उसमें ज़्यादातर देखिएगा अपर कास्ट का ज़्यादातर प्रेजेंस है। डिसप्रपोर्शनली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट यानी अपर कास्ट वाले ज़्यादा मौजूद हैं शहरों में मिडिल क्लास के तौर पर हमारे कंट्री में। लोअर क्लास कास्ट वाले अभी भी कम हैं, वो गांव में फंसे हुए हैं। कास्ट कंटिन्यूज टू कास्ट कंटिन्यूज टू क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस। अब कास्ट धीरे धीरे आर्थिक आधार बन गया, आर्थिक आपका पहचान बन गया कि इस कास्ट का है तो ये गरीबे होगा, वो कास्ट का है तो अमीर होगा, ये एक पहचान भी बन गया, इकोनॉमिक स्टेटस बन गया लोगों का। चलो, कास्ट का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में कैसे है? दो है, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म इज़ रूटेड इन द बिलीव दैट कास्ट इज़ द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जैसा कि कम्युनलिज्म में हम लोगों ने पढ़ा कि समाज का आधार धर्म है, धर्म से ही, और जो ज़्यादा धर्म वाले होंगे, ज़्यादा संख्या में होंगे जिस भी धर्म के, वही समाज चलाएंगे। इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, है ना, कास्टिसिज्म भी एक माना गया कि ये रूट है इन द बिलीव दैट कास्ट इज़ द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। सामाजिक सामुदायिक का जो आधार है वो कास्टिसिज्म है, उसी के रूट से है, ये ऐसा माना गया। ठीक है ना, कास्टिसिज्म यानी हमारे यहाँ जातिवाद जो है समाज में घुसी हुई है, एकदम पकड़ के बैठी हुई है, आधार बनी हुई है कि होता है ना, डिपेंड है इसके रूट्स। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट belong to a natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from another caste। अगर ऐसी सोच को हम रखते हैं कि जो समाज में जातिवाद आधारभूत संरचना है कास्टिसिज्म के तहत, उसके अनुसार देखिएगा ऐसे सोच रखने वाले लोगों में क्या है कि ये लोग जो एक कास्ट के बिलोंग करते हैं, ये नेचुरल सोशल कम्युनिटी हो गए। यानी हम जिस जाति में पैदा लिए उस जाति में प्राकृतिक, अब उस जाति से हम बिलोंग करते हैं, हमारे जो भी इंटरेस्ट होंगे सेम होगा, जाति में जो भी सेम इंटरेस्ट होगा, और यहाँ तक कि हम अपने इंटरेस्ट को दूसरे जातियों के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर हम मान लो क्षत्रिय हैं तो हम लोग में है युद्ध है, उच्च शिक्षा है, तो ये चीज़ हम लोग अपने में हथियार रखना है, ये हम ही लोग में है। एक अलग एटीट्यूड होगा तो वो हम ही लोग में होगा, वो अन्य में नहीं होगा। मतलब हर जातियाँ यहाँ स्पेशल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक जाति बहुत सर्वश्रेष्ठ है, सारी जातियाँ श्रेष्ठ हैं। एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, जब हम लोग कम्युनलिज्म का केस देखते हैं, सच ए बिलीव इज़ नॉट बॉर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। ऐसी जो स्थिति है वो हमारे अनुभव से नहीं देखते हैं कि ये हमें दिखाई देती है। कास्ट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रेलेवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। हम लोग कास्ट के संबंध में देखते हैं कि ऐसा हमें दिखाई देता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही हो सारे एस्पेक्ट में। ठीक है ना, एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, सच ए बिलीव इज़ नॉट बॉर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। यानी अगर धर्म के मामले में से देखा जाए तो ऐसा हम लोग नहीं हमेशा देखते हैं कि, और ये ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि नहीं हम धर्म में एक जैसा इंटरेस्ट होता है, एक ही धर्म में एक ही धर्म के जितने फॉलोअर्स हैं, एक ही धर्म के जितने भी फॉलोअर्स, सबका इंटरेस्ट कॉमन हो, ऐसा नहीं देखा जाता है। उसमें भी अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड के केस में आपने प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स के देखा, क्रिश्चियनिटी ही ना है, लेकिन सबका इंटरेस्ट अलग अलग है विद इन क्रिश्चियनिटी। लेकिन कास्ट के सेंस में देखिए तो जब हम बोलते हैं कि हम एक ही कास्ट के हैं, तो इसका मतलब पर्टिकुलर कास्ट के लोगों का इंटरेस्ट एक ही जैसा होगा, ये बताया जा रहा है। चलो देखते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में क्या रूप है, कास्ट का क्या किस तरह से देखा जाता है। When parties choose candidate in election, they keep in mind the caste composition of electorate
एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर टू विन इलेक्शन। जब पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारती हैं इलेक्शंस में तो वो ध्यान में रखती हैं कि जो इलेक्टोरेट है, जिस क्षेत्र में वो कैंडिडेट उतरेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से कास्ट का समीकरण है, ठीक है, तब जा कर के वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती हैं, जिससे कि फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। तो अपने चुनाव जीतने के लिए उस कास्ट के वो कैंडिडेट को उतारती है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब फाइंड ए प्लेस इन इट। जब सरकार बनती है तब भी पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि जिस भी कास्ट और ट्राइब है ना, जाति या आदिवासियों में से जो रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आए हैं वो सरकार में कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर बने रहे, ताकि उससे जुड़ा हुआ जो लोग हैं वो देखें कि हाँ भाई मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर है, तो अगली बार भी जब चुनाव होगा तो मुझे इसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है, वोट देना है। तो पहला जो देखा आपने उसमें था कि किसी भी इलेक्टोरेट में कौन से कास्ट वाले सबसे ज़्यादा होंगे, उसको देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है। चलो, कास्ट इनइक्वालिटी टुडे इस दलितों और आदिवासियों के विषय में है। देखिए आपको 1999 2000 है परसेंटेज पॉपुलेशन दिखाया गया है कि रूरल में इतना शेड्यूल ट्राइब थे, अर्बन में इतना थे, शेड्यूल कास्ट 35%, रूरल में इतना 38%, अर्बन में इतना थे, मुस्लिम अपर कास्ट, क्रिश्चियन अपर कास्ट, सिख। तो इसको एक राउंड आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जाति वाइज भी दिया है और इस कास्ट वाइज भी दिया है, और रिलीजन में भी जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट है, जैसे मुस्लिम अपर कास्ट है, फिर क्रिश्चियन अपर कास्ट है, सिख अपर कास्ट है, अदर अपर कास्ट है, इसके विषय में भी दिया हुआ है। तो इसको प्लीज़ एक बार आप पढ़ लेंगे इस वाले टॉपिक को, ठीक है। जो नहीं समझ आएगा आप हमको मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट क्या करते हैं, इलेक्शन में अपील भी करते हैं ताकि कास्ट सेंटिमेंट को और कास्ट सेंटिमेंट के आधार पर अपील करते हैं, हम इस जाति से हैं तो हमको सपोर्ट करो और हमको जिताओ, ठीक है। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ अपने ही कास्ट को फेवर करती हैं और जानी जाती हैं कि हम इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सबको वोट देने का अधिकार है, जो सिद्धांत है वन पर्सन वन वोट का, वो पॉलिटिकल लीडर्स को कंपेल की, है ना, उनको ये समझाई कि हमको कैसे मोबिलाइज़ करना है लोगों को और कैसे पॉलिटिकल सपोर्ट प्राप्त करना है हर एक बंदे से। इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट्स दैट वेयर हिदर टू ट्रीटेड एज इन्फीरियर और लो। अब ये एक नया जो जनमानस में एक दिमाग में एक माइंड डेवलप हुआ लोगों में, है ना, अलग अलग कास्ट के लोगों में एक ये कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, ज्ञान डेवलप होता है कि हमें अब कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इन्फीरियर ट्रीट किया जा रहा है या लो ट्रीट किया जा रहा है। यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा अगर उस पर्टिकुलर कास्ट को इन्फीरियर लो ट्रीट किया जाएगा तो फिर वो वोट नहीं करेगा, उस जो भी पॉलिटिकल लीडर है उसको वोट नहीं करेगा या उस पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब पॉलिटिकल लीडर्स को काफ़ी अब मेहनत करने की ज़रूरत है ना। चलो, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन सम टाइम गिवन एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, दैट इज़ फार फ्रॉम टू जस्ट कंसिडर दीज। जो ये फोकस किया गया है कि कास्ट का पॉलिटिक्स पे इस्तेमाल कभी कभी हमें ये दिखाता है कि इलेक्शंस ही कास्ट आधारित है और कुछ नहीं है। कास्ट बेस्ड इलेक्शंस होता है कि कौन से इलेक्टोरेट में कौन सा कास्ट ज़्यादा मात्रा में है, उस आधार पर कैंडिडेट उतार के जीतेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन
ये बात भी सही नहीं है। कुछ और भी देखिए, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, भारत में निर्वाचन क्षेत्र जो बटे हुए हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी है एक सिंगल कास्ट का। तो आज जितने भी कैंडिडेट हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको जीतना पड़ेगा विश्वास एक या उससे ज़्यादा कास्ट या कम्युनिटी का, तब जा कर के वो वोट या इलेक्शन जीतेंगे। नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ए कास्ट और कम्युनिटी। कोई पार्टी सारे वोट वो नहीं जीत पाती एक ही कास्ट या एक ही कम्युनिटी के सारे वोट्स को, ठीक है ना। व्हेन द पीपल से दैट इज़ ए कास्ट इज़ ए वोट बैंक of one party, it usually means that a large proportion of the voters from that caste vote for that party। यानी जब हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी विन नहीं करती है सारे वोट्स को, किसके, एक ही कास्ट या एक ही कम्युनिटी के सारे वोट्स को, जब लोग ये कहते हैं कि ये कास्ट एक वोट बैंक है ऑफ वन पार्टी, यानी ये पर्टिकुलर एक पार्टी की ये वोट बैंक है, इसका मतलब ये होता है कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स जो है फ्रॉम दैट कास्ट वोट करते हैं एक पार्टी को, ठीक है। लार्ज प्रोपोर्शन यानी अभी भी उसमें और भी लोग होंगे उसी कास्ट के जो बाहर भी वोट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वोट बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक पार्टी का वोट बैंक, तो इसका मतलब हुआ कि इसके ज़्यादातर लोग जो होंगे एक ही कास्ट के वो वोट करेंगे उस पार्टी को। चलो, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज मे पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट, may put up candidate from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate in the particular constituency. Some voters have more than one candidate from their caste while many voters have no candidate from their caste। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कैंडिडेट को उतारती हैं जो मानती हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा, मान लो एक्स कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के में मान लो एक्स कास्ट जो है उसी से मिलता हुआ कोई एक कैंडिडेट को उन्होंने उतारा, ठीक है। तो कुछ वोटर्स हैं जो यहाँ इसको फिर से देखिए, मैनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कैंडिडेट उतार सकती हैं सेम कास्ट से। ये सेम कास्ट कौन होगा? इफ़ दैट कास्ट इज़ बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी उसी कास्ट से उतारेगी कैंडिडेट जिस कास्ट वालों की संख्या उस इलेक्टोरेट में सबसे ज़्यादा है ना। यानी उस ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वोट ज़्यादा आप मिलेगा सेम कास्ट से उतार दिए तो। सब वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट, कुछ वोटर्स के लिए एक से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, है ना, फ्रॉम देयर कास्ट। यानी कुछ वोटर्स के लिए हो सकता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टी है ना, ABCD सारे पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रही हैं, तो हर पार्टी ने देखा कि चलो इस कास्ट से जुड़ा हुआ हम एक बंदे को उतारते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक बंदे को उतारा, तो हर पार्टी ने क्या किया कि अपना अपना कैंडिडेट उसी कास्ट को लेकर के उतार दिया, ठीक है ना, अपना अपना कैंडिडेट उसी कास्ट से मिलता हुआ। तो अब क्या हो गया कि कुछ वोटर्स के लिए क्या हो गया कि वहाँ पर अब ऑप्शन आ गया मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। यानी अब चूँकि सारे पार्टियों ने उतार दिया है सेम कास्ट में, तो फिर अब सारे वोटर्स जो हैं, जो ज़्यादा संख्या में, उनके लिए तो अब वोट डिवाइड हो जाएगा, है ना। वाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, और लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ही वोटर्स होंगे जिनके लिए कोई कैंडिडेट नहीं होगा, वो हो सकते हैं दूसरे कास्ट से बिलोंग करें, ठीक है। तो यहाँ पर सीन यही है कि अगर मान लीजिए, अगर मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव है, अगर श्रीवास्तव की संख्या ज़्यादा है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो पता चला किसी पार्टी ने मुझे उतारा, किसी पार्टी ने एक्स श्रीवास्तव को उतारा, किसी पार्टी ने वाई श्रीवास्तव को उतारा, किसी पार्टी ने जेड श्रीवास्तव को उतारा,
तो अब जितने हैं श्रीवास्तव लोग, अब क्या हो गया कि जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना भी श्रीवास्तव का डोमिनेशन था, अब सब में क्या हो गया, बढ़ गया, सब में वोट जाएगा, क्योंकि भाई उनको तो कास्ट से मतलब था लोगों को, अब इतने सारे पार्टियों ने उतार दिया है ना। अब श्रीवास्तव के अलावा जो भी कास्ट हो गए वो हम लोग किसी को वोट नहीं देगा। तो यहाँ भी एक समस्या है। रूलिंग पार्टी जो है जो रूलिंग पार्टी है या सिटिंग एमपी जो वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखा जाता है कि वो इलेक्शंस लूज़ करते हैं हमारे कंट्री में। दैट कुड नॉट हैपन इफ़ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज़ वेयर फ्रोजन इन ऑल द पॉलिटिकल रेफरेंस। अगर कास्टिसिज्म इतना पावरफुल होता और फ्रोज़न होता कि मतलब नहीं, ये अगर कैंडिडेट उतरेगा तो सारे हम लोग एक कास्ट वाले उनको वोट दे देंगे, या अगर इस कम्युनिटी का बंदा खड़ा हुआ है तो हम उसी कम्युनिटी के सारे लोग उन्हीं को वोट देंगे, तब तो कोई एमपी हारता ही नहीं, तब तो कोई एमएलए हारता नहीं। यानी हारने का कारण है कि कहीं ना कहीं वही वाला जो डायलॉग होता है ना, कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट, यानी अपना वोट दीजिए लेकिन अपने जाति वाले को वोट मत दीजिए, क्योंकि अपना अपना जो कर रहा है वो कभी आपका अपना होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो, क्लियरली वाइल कास्ट मैटर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यही साफ साफ है कि जाति जो है ये मैटर करता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट तो करते हैं ये लोग। सो डू मैनी अदर फैक्टर, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर इलेक्शन में इलेक्शन को प्रभावित करता है। द वोटर्स हैव ए स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर दैन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। वोटर्स का पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होता है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट होता है जो उनके कास्ट और कम्युनिटी की बात करते हैं या उनसे संबंधित कोई काम वो करते हैं। देखो, द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा, द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज़, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ से के साथ वोटर्स का ज़्यादा अटैचमेंट होता है ना, विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर दैन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी, है ना। जो उनके कास्ट और कम्युनिटी से अगर ज़्यादा अटैच्ड होंगे तो वो उनसे उनके लिए ज़्यादा उनका सॉफ्ट हार्टेड रहता है पॉलिटिकल पार्टीज। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ऐसा भी है, लोग सेम कास्ट के भी हों या सेम कम्युनिटी के भी हों, लेकिन उनका इंटरेस्ट सिमिलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर मेरी जाति है, मेरे जाति के सारे लोग एक ही इंटरेस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरी ही जाति में किसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, रिच एंड पुअर है ना। व्हेन मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। आप देखिए, मेरी ही जाति में अगर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग है, वो उसका अपना अपना इंस्पिरेशन है, अपना अपना आइडिया है, अपना अपना इंटरेस्ट है। वो हर किसी को अपने अपने हिसाब से वोट करेगा कि कौन उनकी ज़रूरतों को पूरा करता हो। पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स। पीपल असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का लगातार मूल्यांकन किया जाता रहा है और पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर, और जो लीडर्स उतर रहे हैं, नेता उतर रहे हैं चुनाव में, उनका कितना मशहूर है, कितना पॉपुलैरिटी है, ये डिसाइसिव होता है इलेक्शंस में। ये इसके आधार पर वोटर निर्णय करता है कि हमको वोट किसको देना है, काम के आधार पर, उसके पॉपुलैरिटी के आधार पर, ठीक है। पॉलिटिक्स इन कास्ट, देखिए पहले हम लोगों ने पढ़ा था कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब पढ़िए पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कास्ट में कैसे हुआ। वी हैव सो फार लुक एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। हम लोगों ने अभी तक देखा कास्ट क्या करता है पॉलिटिक्स में, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज़ ओनली ए वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक तरफा रिश्ता है कास्ट का पॉलिटिक्स के साथ। पॉलिटिक्स भी इन्फ्लुएंस करता है कास्ट सिस्टम को, कास्ट के पहचान को, बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल एरेना। यानी पॉलिटिक्स भी कास्ट को एक अलग पहचान देता है, उसके कास्ट सिस्टम, कास्ट का फंक्शनिंग कैसे होता है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है राजनीतिक गलियारों में। कैसे, आइए देखते हैं।
ये हो गए, तो मेरे ख्याल से ये, हाँ ठीक है, चलिए। Thus it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. This takes several form. ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही कास्ट पर चढ़ी रहती है, कास्ट भी कई बार पॉलिटिसाइज यानी राजनीतिकरण हो जाता है जातियों का। इसके कई रूप हैं। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाई इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। हर एक कास्ट ग्रुप जो है वो कोशिश करता है अपने आप को बड़ा दिखाने का या इनकॉर्पोरेट यानी मिला लेने का अपने आसपास के कास्ट या उससे जुड़े हुए कास्ट को अपने में जोड़ने का, जो पहले उनसे अलग कर दिए गए थे। अपने को जितना बड़ा दिखाएंगे, बड़ा करेंगे, उतना ही उसका फ़ायदा इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट को चुनने में वो करेंगे। समझ रहे हैं? अगर मैं एक्स कास्ट से हूँ और एक्स कास्ट से ही नेबरिंग कास्ट है वाई और जेड सब कास्ट है, तो मैं वाई और जेड को भी अपने इनकॉर्पोरेट करूँगा, मिला दूँगा, ताकि एक्स वाई जेड मिल करके एक बड़ा वोट बैंक बने, ताकि हमारे कैंडिडेट को जीत हासिल कर सके। तो यहाँ पे हर कास्ट अपने को बड़ा दिखने का कोशिश करेगा। ठीक है। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू ए कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज़ एंड दस इंटर इनटू ए डायलॉग एंड नेगोशिएशन। हर एक कास्ट ग्रुप क्या है कि वो एक कोलिशन यानी साझेदारी में उतरता है और दूसरे जातियों के साथ या दूसरे समुदायों के साथ, जिससे कि एक संवाद का और समझौते का दौर समझौता होता है। यानी कास्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं। निगोशिएशन क्यों, कोलिशन क्यों? ताकि चुनाव जीतने के लिए, है ना, साझा साथ आने के लिए एक दूसरे से समझौते करते हैं जातियाँ। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। नए तरह का कास्ट ग्रुप का जन्म लिया जब कास्ट पॉलिटिक्स घुसी कास्ट में, तब उन्होंने क्या किया, पिछड़े जाति और अगड़ी जाति, यानी देखोगे कभी सुनोगे पिछड़े जाति के नेता है या अगड़ी जाति के नेता है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड नाम का दो कास्ट ग्रुप आपको पॉलिटिक्स का कास्ट में आने की वजह से दिखाई देता है। तो उसमें ये अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ हो जाता है। जब हम बैकवर्ड बोल देते हैं तो कई कास्ट आपको उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। जब फॉरवर्ड बोलते हैं तो उस अम्ब्रेला के नीचे कई फॉरवर्ड कास्ट उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। दस कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स। कास्ट एक अलग ही तरह का भूमिका निभाता है राजनीति की दुनिया में। इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स गिव्स मेनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ इन द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ भी देखा गया है जहाँ पे जाति के आधार पर जो अंतर है ना, वो एक्सप्रेस किया गया है पॉलिटिक्स की दुनिया में, जिसके वजह से डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ को एक जगह मिलता है कि अपने बातों को रख सके, अपने डिमांड जो है कि पावर उनके में भी शेयर किया जाए वो रखी जा सके। यानी सिंपल मीनिंग में समझ लीजिए कि अब जो स्थिति है उसके तहत जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ रही हैं, कास्ट रही हैं, कम्युनिटीज़ रही हैं, जिनको हमेशा से सताया गया है, अब वो अपना पावर शेयर मांग सकते हैं। अब वो उनको पॉलिटिकली अब वो ग्लोरीफाई हो सकते हैं, पॉलिटिकली वो इन्हांस हो सकते हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट वो खड़े हो सकते हैं। यानी अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। अब हज़ारों साल पुराने वाली चीज़ें अब नहीं रह गई हैं। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो जातियों को लेकर के राजनीति की जाती है, उसने मदद की है दलित जो पिछड़े हैं, जो और भी पिछड़ी जातियां हैं, है ना, उनको भी निर्णय लेने में यानी डिसीज़न मेकिंग में उनका भी सहयोग, साझेदारी उनका भी सुनिश्चित किया जा सका है। सेवरल पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड एंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे राजनीतिक और गैर राजनीतिक यानी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने समय समय पर डिमांड किया है और विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे कि भेदभाव ख़त्म किया जा सके
जो पिछड़ी जातियों के खिलाफ, उनका सम्मान के लिए, उनके लिए अधिकारों के लिए उनके प्रॉपर उनको ज़मीनें दी जा सके जिस पर वो खेती कर सकें, काम कर सकें, उनको संसाधन रिसोर्सेज दी जाए, उनको मौके दिए जाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उसके लिए कई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट एज वेल। साथ ही साथ अगर सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही अगर किया जाए तो उसका बड़ा निगेटिव रिज़ल्ट भी है। चलो एक तो है कि भाई कास्ट को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया गया कि भाई तो डिफरेंट जो भी डाउन ट्रोडन थे, जो पिछड़े थे, उनकी बातों को सुना गया, उनकी आवाज़ को सुना गया, उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर तरफ से प्रयास किया गया। लेकिन हर बार कास्ट ही को लेकर के सिर्फ इलेक्शन में उतरा जाए या पॉलिटिक्स की जाए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन ए डेमोक्रेसी। जैसे कि धर्म का लेकर के भी पॉलिटिक्स को भी सिर्फ हम कास्ट आइडेंटिटी को लेकर के अगर चलें तो ये डेमोक्रेसी के हेल्थ के लिए सही नहीं है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कास्टिसिज्म करने से कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकता है, अन्य भी ज्वलंत इश्यूज़ हैं वो उसको डाइवर्ट कर सकता है। वो प्रेसिंग इश्यूज़ जो है, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, वो डाइवर्ट हो सकता है, जैसे गरीबी, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, विकास, करप्शन, भ्रष्टाचार। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लेड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। तो और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि कास्ट बहुत ज़्यादा कास्ट करने से, कास्ट डिवीज़न की वजह से, यानी जाति के आधार पर विभाजन की वजह से तनाव हुआ है, विवाद हुआ है, बहुत हद तक हिंसा भी हुआ है। तो कास्टिसिज्म को रोका जाना चाहिए, कास्टिसिज्म को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखिए वो शुरू होता है। तो ये जो है आपका चैप्टर यहाँ पर अपार्थीड ये कंप्लीट हुआ। देखिए अपार्थीड रंग भेद है, यानी नस्लीय भेद है ना। अपार्थीड जो होता है रंग भेद होता है, रंग के आधार पर। ठीक है। तो MP MLA चुनाव हारते हैं, फ्रोज़न नहीं रहता, हर बार कास्ट और कम्युनिटी आपको बचाएगा नहीं, वो बदलते रहता है ना। फिर पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट सेम कास्ट से उतारते रहती है ताकि वो उसमें डोमिनेट कर सकें। लेकिन वोटर्स भी कुछ, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं अन्य जातियों के जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता, क्योंकि उनके कैंडिडेट तो है ही नहीं, क्योंकि सारे पार्टियों ने तो उस कास्ट वाले को उतार रखा है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है ना। वोट बैंक का राजनीति होता है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स जो हैं वो को कास्ट करते हैं वोट फॉर द पार्टी। कोई पार्टी आपको तो कोई पार्टी जो है वोट विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ द कास्ट ऑफ कम्युनिटी, सारे वोट नहीं कर पाती है ना एक ही कास्ट और कम्युनिटी का। हालांकि पीपल कहते हैं जब वोट बैंक है उस पार्टी का, तो इसका मतलब है कि उस पार्टी को उस कास्ट के लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादातर वोट करते हैं, यानी अभी भी कुछ हैं जो नहीं भी करते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट को आप लोगों को पढ़ना है, जो ये आपको बॉक्स में दिया हुआ है, इस पार्ट को आप लोगों को करना है। ग्लॉसरी में ज़्यादातर मैंने बता दिया है, ग्लॉसरी वाले भी जो भी बता दिया है। छोटे छोटे ये सारे जो केस स्टडीज है उसे आप लोग पढ़ लेंगे। आप लोग NCERT पढ़िए, NCERT पढ़ने से आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो देख लीजिए और NCERT पूरा पढ़ लीजिए, आप लोग का पूरा बोर्ड के लिए तैयार हो जाएगा। कहीं और जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो को एक बार देख लीजिए, लाइन बाय लाइन पूरा समझ लीजिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, और बाकी पढ़ लीजिए। और क्वेश्चंस किसी भी बुक से लगाना हो लगाइए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे लोगों को देखिए
और मेरा जो YouTube चैनल है युवान एडू सर, उसको सपोर्ट करिए, शेयर करिए और भी वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसको पूरा देखिए, समझिए, आप लोग समझ जाएंगे आराम से। और कोई भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आप लोग के आंसर देने के लिए बाध्य हूँ। और फिर से आप लोग का कोटि कोटि धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा लक्ष्य पूरा होता है, अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मेरा लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो फिर से सभी को भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर मुलाकात होगी आप लोगों से नए चैप्टर के साथ।